हेलो जय हिंद साथियों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपनी जो बीएससी थर्ड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है एनएमआर वाली। कौन सी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली। ठीक है, ये जो यूनिट है बहुत सिंपल है। टीचरों ने ये यूनिट नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने कैसे भी करके इस यूनिट को पढ़ लिया और मैं चाहता हूँ कि ये यूनिट बहुत इजी है, तो आप सभी लोग इस यूनिट को कवर करें, क्योंकि बाकी जो यूनिट है अपने बहुत बड़ी बड़ी है, तो याद करने में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस यूनिट के क्या करेंगे मैं आप लोगों को लिखाऊंगा भी सही थ्योरी कि इस यूनिट में ये है, क्योंकि आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, आपके भी इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और आप लोगों को थ्योरी लिखाऊँगा। आपको लिखना भी है, उसको याद भी करना है। हम 4-5 दिन के अंदर इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, 2-2 वीडियो डालेंगे तो 7-8 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। देखो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट का नाम क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर। एन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर। एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक। आर का मतलब क्या है? रेजोनेंस, अनुनाद, रेजोनेंस। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो, नाभिकीय, चुंबकीय, अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाभिकीय, चुंबकीय, अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट का नाम क्या है? नाभिकीय, चुंबकीय, अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम कैसे पड़ा, इस बात को समझो। नाभिकीय, चुंबकीय, अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पड़ा? जैसे अपने पास परमाणु होता है, यानी क्या होता है? परमाणु होता है। हमारी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। क्या है? 118 परमाणु है। ठीक है, तो जो प्रत्येक परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये चक्रण गति करते हैं। क्या करते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन चक्रण गति करते हैं। क्या करते हैं? चक्रण गति करते हैं। इनकी चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब एक बात को समझो, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो जो नाभिक होता है, ये अपने पास कोई नाभिक है, क्या है? कोई नाभिक। अब नाभिक का अपना क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चक्रण गति करते हैं, इनके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो नाभिक का क्या होता है? अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे? इस नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे। इस नाभिक पर क्या करेंगे? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे। जैसे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कैपिटल एन सिरा है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कैपिटल एस सिरा है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये कोई अपने पास नाभिक था, इस नाभिक पर मैंने क्या किया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर एच आरोपित किया। ठीक है, अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया। अब इस पर क्या करूंगा? मैं रेडियो वेव आपतित करूंगा। क्या करूंगा? रेडियो वेव आपतित करूंगा, रेडियो किरणों को आपतित करूंगा। यानी इस नाभिक पर मैं क्या करूंगा? रेडियो किरणों को आपतित करूंगा, रेडियो किरणों को आपतित करूंगा, रेडियो किरणों को आपतित करूंगा। तो ये नाभिक हमें एक स्पेक्ट्रम देता है। यह नाभिक हमें एक स्पेक्ट्रम देता है। जैसे अपने पास आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है, 118 तत्वों के 118 नाभिक है। तो हर एक नाभिक का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। हर एक नाभिक का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। तो ये नाभिक पर हम रेडियो वेव को आपतित करूँगा तो ये नाभिक मुझे क्या देगा? स्पेक्ट्रम देगा। यानी क्या देगा? स्पेक्ट्रम देगा। क्या देगा? स्पेक्ट्रम देगा। अब एक चीज़ बात को समझो, ये कोई नाभिक था,
इस नाभिक पर मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के बाद मैंने इस पर यानी कि रेडियो वेव आपतित की, रेडियो किरणों को आपतित किया। नाभिक था, नाभिक का क्या होता है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस पर मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया। ध्यान से समझना, ये नाभिक स्पेक्ट्रम कब देता है। नाभिक था, नाभिक पर मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, फिर रेडियो वेव को आपतित किया। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो रेडियो वेव को आपतित करूंगा तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में कुछ देर ठहर कर वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, फिर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुनाद, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, अनुनाद। इस कारण इसका नाम पड़ा, क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद। क्या बोलेंगे, अनुनाद। क्या बोलेंगे, अनुनाद। तो नाभिक पर रेडियो वेव को आपतित किया तो नाभिक ने मुझे एक स्पेक्ट्रम दिया। क्या दिया, एक स्पेक्ट्रम दिया, है ना। इसे क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रक्रिया को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इस प्रक्रिया को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब ध्यान से समझे एक एक बात को, लिखना भी है आप लोगों को। देखो क्या लिखना है, लिखो फास्ट गति से, क्योंकि आप लोगों ने लिखा नहीं है तो थ्योरेटिकली आप लोगों को लिखवाना भी पड़ेगा। लिखो, प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। जब इस नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब इस नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के बाद इस पर रेडियो वेव को आपतित किया जाता है, रेडियो किरणों को आपतित किया जाता है। दोबारा से, प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। इस नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करने के बाद, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करने के बाद इस पर रेडियो किरणों को आपतित किया जाता है, रेडियो किरणों को आपतित किया जाता है। तो नाभिक एक स्पेक्ट्रम देता है, तो नाभिक एक स्पेक्ट्रम देता है। इसे एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब सेकंड बात को समझो, हमारी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व, 118 तत्वों के 118 नाभिक है। क्या है, न्यूक्लियस है। अब प्रत्येक नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देता है। जो प्रत्येक न्यूक्लियस होता है, प्रत्येक नाभिक होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देता है। प्रत्येक नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देता है, कुछ ही नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं। अब कौन कौन से नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे और कौन कौन से नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, इस बात को बताने के लिए, इस बात को बताने के लिए एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। इस बात को बताने के लिए एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। इस क्वांटम संख्या को नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ध्यान से समझे, थ्योरी लिखे। प्रत्येक नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देता है, प्रत्येक नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देता है। कुछ नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं एवं कुछ नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। तो इसे परिभाषित करने के लिए, तो इसे परिभाषित करने के लिए एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। तो इसे परिभाषित करने के लिए एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया, जिसे नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब नीचे लिखना है आप लोगों को, जिनके लिए आई बराबर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। यहाँ पे लिखना है एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। जिनके लिए क्या हो, आई इक्वल टू 0, एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। यहाँ पे क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे।
यानी इसके लिए ये लिखना है आप लोगों को। स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। अब आप लोगों को एक टेबल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है टेबल को, ठीक है। कौन कौन से नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे एवं कौन कौन से नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, इसकी एक टेबल है। एक साइड आप लोगों को लिखना है द्रव्यमान संख्या। क्या लिखना है? द्रव्यमान संख्या। और एक साइड आप लोगों को लिखना है परमाणु क्रमांक। और एक साइड लिखना है आपको आई के मान। लिखते हुए चलो ये आई के मान। अब देखो, एक साइड आप लोगों को लिखना है द्रव्यमान संख्या, इस तरह से कॉलम बना लेना है। एक साइड लिखना है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे परमाणु क्रमांक। एक साइड लिखना है आपको आई के मान। क्या लिखने हैं? आई के मान। देखो, जिन जिन यौगिकों के परमाणु क्रमांक कैसे होंगे? ओड होंगे। जिन नाभिकों की परमाणु क्रमांक निकल गया। जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या विषम होगी, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या विषम होगी एवं साथ में परमाणु क्रमांक भी विषम होगा, परमाणु क्रमांक भी विषम होगा, उनके लिए आई का मान होता है ±1/2 ±3/2 ... ये क्या होगा? एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। जिन यौगिकों के लिए या जिन परमाणुओं के लिए द्रव्यमान संख्या विषम, परमाणु क्रमांक विषम, वो क्या देंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। क्या देंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। देख, जिन परमाणुओं के लिए द्रव्यमान संख्या विषम, द्रव्यमान संख्या विषम एवं परमाणु क्रमांक क्या हो, जिन परमाणुओं के लिए द्रव्यमान संख्या इवन यानी सम और परमाणु क्रमांक क्या हो, विषम हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, विषम हो, उनके लिए भी आई का मान यही होता है ±1/2 ±3/2 ... ये भी एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। ये एनएमआर स्पेक्ट्रम देगा, इस कंडीशन में भी एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। तीसरी सिचुएशन, क्या सिचुएशन है तीसरी? देखो, यहाँ पे तो द्रव्यमान संख्या विषम, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या विषम, परमाणु क्रमांक विषम, द्रव्यमान संख्या सम, परमाणु क्रमांक विषम। अब देखो, द्रव्यमान संख्या विषम और परमाणु क्रमांक सम, तो ऐसी स्थिति में आई का मान होता है 1। क्या होता है? ऐसी स्थिति में आई का मान होता है 1। यह भी क्या देता है? एनएमआर स्पेक्ट्रम देता है। यह भी एनएमआर स्पेक्ट्रम देता है। जिन परमाणुओं के लिए द्रव्यमान संख्या विषम एवं परमाणु क्रमांक सम हो, वो भी एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं, वो भी एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं। क्या देते हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रम। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि द्रव्यमान संख्या हो सम और परमाणु क्रमांक भी हो सम, उनके लिए आई का मान होता है 0। और मैंने ये अभी बताया था ने, जिनके लिए आई का मान 0 होता है, जिनके लिए आई का मान 0 होता है, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते। आज के लिए बस इतना ही।